हाय दोस्तों, स्वागत है आप सभी का कैरियर जोन के इस यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ आप सभी की तैयारी बहुत अच्छी चल रही होगी। आपका जो टारगेट है दोस्तों एसएससी जीटी एग्जाम को लेके, उसके लिए आप डेडिकेटेड हार्ड वर्क एंड स्मार्ट वर्क कर रहे हैं जिससे आपका सिलेक्शन सुनिश्चित हो सके। तो दोस्तों अभी जो हमारा सीरीज चल रही है एसएससी जीटी एग्जाम को लेके, जिसमें हम टारगेट कर रहे हैं जीके में 40 आउट ऑफ 40 मार्क्स लाने का, उसका ये डे नंबर 10 है। इससे पहले दोस्तों 9 सेशन ऑलरेडी हो चुका है, जिसका दोस्तों प्ले लिस्ट मैंने बना दिया है, आप वहाँ से भी देख सकते हैं। और ये जो हमारी क्लासेस होती है दोस्तों डेली रात के 9 बजे होती है। और दोस्तों कल के वीडियो में या फिर परसों आपको हमारी रीजनिंग की भी कल से स्टार्ट हो जाएगी, परसों से नहीं कल से ही स्टार्ट हो जाएगी। तो उम्मीद करूँगा दोस्तों आपके जिस तरह से जीके क्वेश्चन हेल्पफुल है, जिस तरह से आप यहाँ पे सपोर्ट दिखा रहे हैं, उसी तरह से रीजनिंग वाली क्लास पे भी सपोर्ट दिखाएंगे ताकि मैं आपके लिए बेहतर कंटेंट बना सकूँ। साथ ही दोस्तों अभी हम क्या कर रहे हैं यहाँ पे जीके में और साइंस, जीके एंड साइंस को यहाँ पे कवर करते हैं। साथ ही साइंस को भी कवर, जल्दी ही साइंस की भी क्लास स्टार्ट करेंगे डेली 15-20 क्वेश्चन करने का। रही बात करंट अफेयर की दोस्तों, तो करंट अफेयर मैं आपको अपने इंस्टाग्राम पेज पर दे चुका हूँ, डेली देता हूँ। साथ ही मैंने आपको टारगेट वाले ग्रुप में बता दिया है कि आपका जो टारगेट है कब से कब, मतलब टारगेट में क्या पढ़ना है और करंट अफेयर कब से स्टार्ट करना, वो मैं डेली आपको दे रहा हूँ, या फिर वीकली जैसा भी होता है मैं आपको दे रहा हूँ, उसको आपको कंप्लीट करना है। और वीकली मैं क्या करूँगा, करंट अफेयर जीके से जो टॉपिक दूंगा उसको मिक्स करके एक वीकली टेस्ट दे देंगे आपको यूट्यूब पे कभी भी। तो उम्मीद करूँगा जितने भी टारगेट्स दे रहे हैं, जो भी स्टूडेंट टारगेट वाले ग्रुप में जुड़े हुए हैं, उन सभी लोग टारगेट को कंप्लीट कर रहे होंगे और आगे भी करते रहेंगे ताकि उनका सिलेक्शन जो है सुनिश्चित हो सके। तो चलते हैं आज के सीधे आज का जो सेशन है उसको स्टार्ट करते हैं। उससे पहले आप सभी से रिक्वेस्ट होगा दोस्तों, अगर चैनल पर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, साथ ही बेल आइकन भी प्रेस कर दीजिएगा। और अगर आप हमारे इंस्टाग्राम और टेलीग्राम से जुड़ना चाहें तो उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, जहाँ पे आपको दोस्तों फ्री ऑफ कॉस्ट कंटेंट यानी कि करंट अफेयर, जीके, मैथ्स, रीजनिंग का जो भी ट्रिक्स वगैरह होता है वो प्रोवाइड कराया जाता है एज ए पोस्ट के फॉर्म में। कहाँ पे? इंस्टाग्राम पे। तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, वहाँ से आप हमें फॉलो कर सकते हैं, ज्वाइन कर सकते हैं। साथ ही एक चीज़ और बताऊँगा, जैसा कि आप सभी को पता है अभी अभी हमने स्टार्ट किया है, तो सर्च लिस्ट में हमारा चैनल जो है यूट्यूब पे नहीं आता है। तो आप सभी से क्या रिक्वेस्ट है दोस्तों कि आप सभी को दिन में जब भी टाइम मिले 2-4 बार 5-10 सेकंड का, तो आप यूट्यूब पे जाकर सर्च करना कैरियर जोन बाय विकास झा। इससे क्या होगा, थोड़ा सा हमारा चैनल जो है सर्च लिस्ट में आएगा और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंच पाएगा, उनको भी हेल्प होगी इस वजह से। और जब कभी तो कोई नया बच्चा सर्च करता है तो हमारा चैनल जो है उसको टॉप पे मिल जाएगा, तो ताकि उसका टाइम बच जाए। चलते हैं आज के सेशन को स्टार्ट करते हैं। जैसा कि दोस्तों आप सभी ने कल के क्वेश्चन फॉर यू में बहुत सारे लोगों ने आंसर दिया था, और उम्मीद करूंगा इस वीडियो में भी आप सभी लोग इसका आंसर करेंगे, किसका? क्वेश्चन फॉर यू का। तो आज का प्रश्न है दोस्तों, सर्वाधिक प्रोटीन किस में पाया जाता है? सर्वाधिक प्रोटीन किस में पाया जाता है? दूध में पाया जाता है, अंडा, सोयाबीन या फिर मछली का तेल? तो आपको इसका आंसर कमेंट में बॉक्स में बताना है दोस्तों। ये करना, आप जब वीडियो एंड हो जाएगी उसके बाद कमेंट कर देना, ताकि वो कमेंट रहेगा और मैं देख पाऊंगा। तो उससे क्या होगा, जिसका जो सही आंसर होगा उसको मैं हार्ट दे दूंगा, जिससे पता चल जाएगा कि उनका आंसर करेक्ट है और किसका आंसर रॉन्ग है। तो इस वजह से आप वीडियो एंड होगा उसके बाद कमेंट कर देना। अगर चैनल पर नया हो तो सब्सक्राइब कर दो, बेल आइकन भी प्रेस कर दो, वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर देना। चलते हैं आज का सीधा प्रश्न को स्टार्ट करते हैं। क्या कहता है, किसके परिक्रमण के कारण पृथ्वी पर ऋतु परिवर्तन होता है? आप सभी को पता है दोस्तों कितने ऋतु होते हैं? 4 होते हैं, वर्षा ऋतु, ग्रीष्म ऋतु, शीत ऋतु, ये सब 4 ऋतु होते हैं। तो 4 ऋतु, जो ऋतु का जो परिवर्तन होता है, एक ऋतु से दूसरा ऋतु जो आता है, एक से दूसरा ऋतु, 4 ऋतु होते हैं अपने पास। क्या होते हैं? एक वसंत ऋतु, वर्षा ऋतु, ग्रीष्म ऋतु और शीत ऋतु। ठीक है, ये 4 जो होते हैं इसका परिवर्तन होता है, किसी ना किसी चीज़ के वजह से ये परिवर्तन होगा। अपने आप तो कोई इंसिडेंट होता नहीं होगा, किसी चीज़ की वजह से परिवर्तन होता होगा। तो वही पूछ रहा है कि यह जो ऋतु का परिवर्तन है, एक से दूसरा ऋतु में जाता है, फिर दूसरा से तीसरा, ये जो इनका सर्कल चलता रहता है, सर्कल जो चलता रहता है वो किस वजह से चलता है? ऑप्शन क्या है? सूर्य की वजह से, पृथ्वी की वजह से, चंद्रमा की वजह से या फिर ग्रहों की वजह से। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा दोस्तों? ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन बी, पृथ्वी। पृथ्वी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। पृथ्वी क्या है दोस्तों? सन है, ये सन के चारों ओर पृथ्वी है। पृथ्वी क्या होती है? रोटेट होती रहती है, घूमती रहती है। तो इसकी वजह से ये जो घूर्णन होता रहता है, इसी की वजह से, पृथ्वी के घूमने की वजह से ही क्या होता है? ऋतु का परिवर्तन होता है। तो ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। याद रहेगा ये चीज़ क्या दोस्तों? चलो अगले प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, त्योहारों का नगर किसे कहा जाता है?
त्योहारों का नगर किसे कहा जाता है? हरिद्वार को, काशी को, मनाली को या फिर मदुरई को? तो करेक्ट आंसर है इसका ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, मदुरई को। दोस्तों मदुरई को त्योहारों का नगर कहा जाता है। मदुरई को त्योहारों का नगर कहा जाता है, याद रहेगा ये चीज़ें। अगर बात करें दोस्तों इसी से रिलेटेड कि भारत का मैनचेस्टर किसे कहा जाता है? अहमदाबाद को कहा जाता है। अगर बात करें कि भारत का पिट्सबर्ग किसे कहा जाता है? जमशेदपुर का कहा जाता है। जमशेदपुर को भारत का पिट्सबर्ग और भारत का मैनचेस्टर अहमदाबाद को कहा जाता है। विश्व का चीनी का कटोरा किसे कहा जाता है? भारत का चीनी का कटोरा कौन है? यूपी है। लेकिन विश्व का चीनी का कटोरा कौन होगा? क्यूबा इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, विश्व का चीनी का कटोरा। भारत का चीनी का कटोरा क्या है? यूपी है, याद रहेगा ये चीज़। अभी बात कर रहे थे भारत का मैनचेस्टर। अगर पूछे आपसे कि भारत का मैनचेस्टर, तो दोस्तों अहमदाबाद। याद रखना, 3 चीज़ें, 3 क्वेश्चन बनता है यहाँ से, बार बार एग्जाम में पूछे जाते हैं, तीनों में से कोई एक एग्जाम। अगर पूछे आपसे उत्तर भारत का बताओ, तो क्या लिखोगे, आंसर करोगे? कानपुर। उत्तर भारत का मैनचेस्टर कौन है? कानपुर। दक्षिण भारत का पूछे तो क्या हो जाएगा? दक्षिण भारत का हो जाएगा कोयम्बटूर इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो सही आंसर इसका जो था आंसर ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर था। धान का कटोरा किसे कहा जाता है? धान का कटोरा छत्तीसगढ़ को कहा जाता है। धान का कटोरा किसे कहा जाएगा? छत्तीसगढ़ को कहा जाता है। अंडों की टोकरी आंध्र प्रदेश। याद रखना, अंडा आंध्र प्रदेश, ठीक है। मसालों का बगीचा केरल। इंडिया का फ्लावर वैली उत्तराखंड। मतलब बहुत सारी चीज़ें हैं, स्टैटिक चीज़ें जो आपको याद होना चाहिए। तो जो भी इंपॉर्टेंट होगा मैं क्वेश्चन के साथ साथ आपको बताता चलूँगा, ठीक है। देखते हैं अगला प्रश्न क्या है, तीसरा नंबर का। तीसरा है, कृत्रिम उपग्रह छोड़ने वाला प्रथम देश कौन है? कृत्रिम उपग्रह छोड़ने वाला प्रथम देश कौन सा है? अमेरिका है, जापान है, रसिया है या फिर चाइना है? तो करेक्ट आंसर है इसका रसिया। ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, रसिया। दोस्तों रसिया कृत्रिम उपग्रह छोड़ने वाला प्रथम देश है। अगर बात कर लेते हैं यहीं से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन। जब अगर उपग्रह छोड़ेगा वो किसी के थ्रू छोड़ेगा, तो सबसे जो कॉमन है वो क्या है? PSLV। इसका फुल फॉर्म होता है पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल। याद रखना, PSLV सबसे ज़्यादा यूज होता है, तो इसका जो फुल फॉर्म है पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल। याद रहेगा ये चीज़ें। अगर फिर बात करें भारतीय अंतरिक्ष कार्यक्रम के जनक किसे कहा जाता है? भारतीय अंतरिक्ष कार्यक्रम के जनक, ध्यान रखना 2 चीज़ हैं, अंतरिक्ष कार्यक्रम और मिसाइल कार्यक्रम, दोनों में कंफ्यूज आपको नहीं होना है। तो भारतीय अंतरिक्ष कार्यक्रम के जनक कौन है? विक्रम साराभाई। और अगर आपसे पूछे दोस्तों भारतीय मिसाइल कार्यक्रम के जनक कौन है, तो APJ अब्दुल कलाम साहब। अगर पूछे भारत के अंतरिक्ष कार्यक्रम के जनक या पिता, तो विक्रम साराभाई, और मिसाइल कार्यक्रम के जनक या पिता पूछे तो APJ अब्दुल कलाम इसका करेक्ट आंसर आता है। तो अब अगर बात आती है किसकी, अगर अंतरिक्ष वगैरह से बात करें तो आपके दिमाग में आएगा इसरो। इसका फुल फॉर्म होता है इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। इसकी स्थापना कब हुई थी दोस्तों? 1969 में हुई थी। इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है दोस्तों? बेंगलोर में है। इसका हेडक्वार्टर बेंगलोर में है। अगर कुछ और बात कर देते हैं फैक्ट्स जो इम्पोर्टेंट है, जो पूछा जा सकता है, तो फैक्ट्स की बात कर देते हैं और स्टार्टिंग में, तो अंतरिक्ष में तैरने वाला प्रथम व्यक्ति, अंतरिक्ष में, ध्यान से सुनना, अंतरिक्ष में तैरने वाला प्रथम व्यक्ति कौन था? अलेक्सी लियोनोव कौन थे? अंतरिक्ष में तैरने वाला प्रथम व्यक्ति, यानी कि मेल थे। अलेक्सी लियोनोव कहाँ के थे? सोवियत संघ के थे ये, याद रखना इस चीज को। वहीं बात करें वेमेन, यही अगर बात किए हैं अंतरिक्ष में तैरने वाला प्रथम व्यक्ति, तो अब क्या बात है? अंतरिक्ष में तैरने वाली प्रथम महिला, तो क्या हो जाएगा? श्वेतलाना इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। प्रथम मानव रहित अंतरिक्ष यान कौन सा था दोस्तों? प्रथम मानव रहित अंतरिक्ष यान कौन सा था? लूना
16 इसका करेक्ट जवाब होगा। प्रथम भारतीय उपग्रह कौन था? आर्यभट्ट। कब इसका लॉन्च किया गया था? 1975 में लॉन्च किया था। विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र कहाँ पर है? त्रिवेंद्रम। विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र कहाँ पर है? त्रिवेंद्रम। और अब बात कर देते हैं इंडिया के दो सबसे फेमस जगह है जहाँ से जो अंतरिक्ष वगैरह होता है उसका लॉन्च किया जाता है। एक है सतीश धवन, ये कहाँ पे है? सतीश धवन आंध्र प्रदेश में है, आंध्र प्रदेश के श्रीहरिकोटा में है, याद रहेगा। दूसरा है एक चांदीपुर, चांदीपुर ये कहाँ पे है? ओडिशा के बालासोर डिस्ट्रिक्ट में है चांदीपुर। ये दोनों याद रखना, पूछा गया है। सतीश धवन हरिकोटा आंध्र प्रदेश में है, चांदीपुर बालासोर कहाँ पे? ओडिशा में है। तो इतनी चीज़ें आपको यहाँ से सीखने को मिली है। उम्मीद करता हूँ आपको क्वेश्चन समझ आया होगा। अगला बात करते हैं 5वां प्रश्न, तारों का रंग किस पर निर्भर करता है? तारों का रंग किस पर निर्भर करता है? प्रकाश पर, ताप पर, दूरी पर या फिर द्रव्यमान पर? आप सभी दोस्तों देखा होगा कई बार स्टार में कुछ लाइट कलर के होते हैं, कभी डार्क में दिखते हैं, मतलब डिफरेंट कलर के दिखते हैं, हमेशा एक जैसे नहीं रहते हैं। तो उसका वजह क्या है, यही सवाल मैं पूछना चाह रहा। तो उसका जो है टेम्परेचर, ऑप्शन बी में है ताप। टेम्परेचर इसका करेक्ट आंसर होगा। टेम्परेचर की वजह से ही दोस्तों जैसे जैसे ब्रह्मांड में, वायुमंडल में टेम्परेचर अप डाउन होते रहते हैं, उस हिसाब से उसका जो कलर है तारों का, स्टार्स का, वो चेंज होता रहता है। तो तारों का रंग किस पर निर्भर करता है? ताप पे। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन बी इसका हो जाएगा। 5वां प्रश्न है, कौन सा विटामिन जंतुओं में अपने आप बनता है? कौन सा विटामिन जंतुओं में अपने आप बनता है? विटामिन B1, विटामिन सी, विटामिन B12 एंड विटामिन ई। तो सही आंसर है दोस्तों इसका ऑप्शन नंबर ए, विटामिन B1, ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर है। विटामिन 12 जो है दोस्तों 12, यानी कह सकते हैं विटामिन 12 जो है जो जंतु में अपने आप बनता है। तो ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। उम्मीद करूंगा दोस्तों आपको ये क्लास अच्छा लग रहा होगा, हेल्पफुल होगा। तो अगर चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर देना और वीडियो को लाइक भी कर देना। 6ठा प्रश्न है, प्रिंस ऑफ वेल्स भारत में पहली बार कब आए थे? प्रिंस ऑफ वेल्स भारत में कब आए थे पहली बार? 1911 में, 1921 में, 1931 में या फिर 1941 में? तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, 1921 इसका करेक्ट आंसर है, जो कि क्या है? 1921 ऑप्शन बी में है। 7वां प्रश्न है, भारत का आर्थिक इतिहास पुस्तक किसने लिखा था? भारत का आर्थिक इतिहास पुस्तक किसने लिखा था? तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा इसको देखते हैं। ऑप्शन ए है हेरोडोटस, ऑप्शन बी अरस्तु, ऑप्शन सी आरसी दत्त, ऑप्शन डी प्लूटो। तो भारत का आर्थिक इतिहास नामक पुस्तक किसने लिखा था? आरसी दत्त ने, जो कि ऑप्शन सी में है। सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। भारत का आर्थिक इतिहास पुस्तक किसने लिखा था? आरसी दत्त। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगर यही बात करते हैं कुछ इससे जो इम्पोर्टेंट बनता है, अगर बात करें आत्मीय सभा के लेखक कौन थे? संस्थापक राजा राम मोहन राय जी थे। राजा राम मोहन राय जी थे कौन? आत्मीय सभा के संस्थापक। रामकृष्ण मिशन की बात करें, अगर रामकृष्ण मिशन के संस्थापक कौन थे? स्वामी विवेकानंद जी थे। स्वामी विवेकानंद जी थे। आर्य समाज के संस्थापक कौन थे? दयानंद सरस्वती थे। आर्य समाज के संस्थापक दयानंद सरस्वती थे। ठीक है। ब्रह्म समाज के भी संस्थापक कौन थे? राजा राम मोहन राय जी थे। ब्रह्म समाज और आत्मीय समाज के संस्थापक राजा राम मोहन राय जी। आर्य समाज का संस्थापक दयानंद सरस्वती। और अगर रामकृष्ण मिशन की बात करें तो विवेकानंद जी इनके संस्थापक थे। और वेलूर मठ भी बहुत फेमस है। वेलूर मठ के संस्थापक भी कौन थे? विवेकानंद जी थे। तो याद रहेगा इतनी चीज़ें आपको। चलते हैं अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न है, 3 कठिया व्यवस्था का संबंध किस आंदोलन से है? 3 कठिया व्यवस्था का संबंध किस आंदोलन से है? असहयोग आंदोलन, सविनय अवज्ञा आंदोलन, चंपारण आंदोलन, बंग भंग आंदोलन। तो सही आंसर है चंपारण आंदोलन। ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चंपारण आंदोलन से संबंधित है कौन? 3 कठिया व्यवस्था का संबंध। दोस्तों आप सभी एक बार जब वीडियो एंड होगा तो एक बार कमेंट करके भी बता दीजिएगा कि आपके 20 वाले जो क्वेश्चन है, आज का सेशन है 20 या जितने भी क्वेश्चन हैं उसमें से कितने करेक्ट हुए हैं। ईमानदारी से बताना, दिल पे हाथ रख के, कुछ ये अपने ही कि हाँ ठीक है गैस किए थे हो गए। ईमानदारी से बताना कि कितने करेक्ट होते हैं। तो कमेंट करके बताना जरूर। मैं उम्मीद करूंगा आप सभी से कि आप लोग कमेंट करेंगे। 9वां प्रश्न है, इंडियन अर्नेस्ट के लेखक कौन है? इंडियन अर्नेस्ट के लेखक कौन है?
ऑप्शन ए विष्णु शर्मा, ऑप्शन सी राजेंद्र प्रसाद, ऑप्शन सी एपीजे अब्दुल कलाम एंड ऑप्शन डी वेलेंटाइन शिरोल। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? ऑप्शन नंबर डी वेलेंटाइन शिरोल। इंडियन अनरेस्ट के लेखक कौन थे? वेलेंटाइन शिरोल। डी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 10वां प्रश्न है, चौसा का युद्ध किस नदी के किनारे हुआ था? वेरी इंपॉर्टेंट। चौसा का युद्ध किस नदी के किनारे हुआ था? चंबल, रावी, कर्मनासा या फिर भागीरथी? तो ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर है कर्मनाथा। चौसा का जो युद्ध है दोस्तों किस नदी के किनारे हुआ था? कर्मनासा नदी के किनारे पर हुआ था चौसा का युद्ध। तो ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन 11 प्रश्न है, समाचार पत्र किस सूची के अंतर्गत आता है? समाचार पत्र किस सूची के अंतर्गत आता है? संघ सूची, राज्य सूची, समवर्ती सूची या फिर इनमें से कोई नहीं? आप सभी को पता है 3 सूचियां होती हैं। अपने संविधान जो लिखा गया उसमें 3 सूचियां थी। एक थी राज्य सूची, दूसरा था समवर्ती सूची एंड तीसरा था संघ सूची। तो कुछ चीज़ें थी जो संविधान में डिफाइन किया गया था ऑलरेडी कि जो चीज़ें हैं, कुछ चीज़ें सभी को अलग अलग तीनों सूचियों में रखा गया था। तो आपसे पूछ रहा कि समाचार पत्र किस सूची के अंतर्गत आता है? समाचार पत्र किस सूची के अंतर्गत आता है? समवर्ती सूची। समवर्ती सूची में क्या होता है दोस्तों? इस पे सेंट्रल का भी होता है और स्टेट का भी अधिकार होता है, दोनों के मिल के ही ये चीज़ें चलती हैं। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा इसका संघ सूची। मतलब सिर्फ और सिर्फ उस चीज़ पे केंद्र सरकार ही कंट्रोल करेगी उस चीज़ को। राज्य सूची मतलब उस पे कंट्रोल किसका होगा? राज्य सूची का होगा। और समवर्ती सूची में क्या होता है? कुछ चीज़ें होगी, थोड़ा थोड़ा उनका जो भी पार्टनरशिप हो या टाई हो, जो भी हो, तो दोनों के मिल के ही वो चीज़ें चलेगी, दोनों का ही उस पर कंट्रोल होगा। समवर्ती सूची में जो भी चीज़ें आएंगी उस पर दोनों ही का कंट्रोल होगा, स्टेट का भी और सेंट्रल गवर्नमेंट का भी। तो इसका क्या आंसर आ जाएगा? ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चले अगले प्रश्न पे चले। 12वां प्रश्न है, विश्व में मक्खन का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन सा है? विश्व में सबसे बड़ा मक्खन का उत्पादक देश कौन सा है? भारत है, चाइना है, रसिया है या फिर अमेरिका है? तो विश्व में दोस्तों सबसे ज़्यादा जो मक्खन का उत्पादन करता है वो कौन करता है? रसिया करता है। ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। रसिया दोस्तों विश्व में सबसे ज़्यादा क्या करता है? मक्खन का उत्पादन करता है। याद रहेगा। अगर इंडिया में कुछ चीज़ों को बात कर देते हैं, प्याज का उत्पादन सबसे ज़्यादा कौन करता है? ऑनियन का महाराष्ट्र करता है। अगर बात करें मक्का का कौन करता है? मक्का का करता है आंध्र प्रदेश सबसे ज़्यादा उत्पादन। और सरसों और बाजरे का उत्पादन सबसे ज़्यादा कौन करता है? राजस्थान। याद रहेगा क्या ये चीज़ें? कपास का सबसे ज़्यादा कौन करता है? गुजरात करता है। गुजरात और किस चीज़ का करता है सबसे ज़्यादा? मूंगफली का भी सबसे ज़्यादा गुजरात करता है। वेस्ट बंगाल की बात करें तो जूट और राइस में सबसे ज़्यादा है इनका योगदान। सबसे ज़्यादा जो जूट और राइस का उत्पादन करता है कौन करता है? वेस्ट बंगाल करता है। चले अगले प्रश्न पे चलते हैं। 13वां प्रश्न है, हरियाणा में प्रवाहित होने वाली एकमात्र नदी कौन सी है? हरियाणा में प्रवाहित होने वाली एकमात्र नदी कौन सी है? रावी नदी, ब्यास नदी, सतलज नदी या फिर घग्गर नदी? तो ये इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी घग्गर। घग्गर नदी जो है दोस्तों एकमात्र ऐसा नदी है जो कि हरियाणा में प्रवाहित होती है। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न पे। 14 प्रश्न है, पौधे नाइट्रोजन को किस रूप में प्रयोग करते हैं? पौधे नाइट्रोजन को किस रूप में प्रयोग करते हैं? तो सही आंसर है इसका दोस्तों ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा नाइट्रेट। पौधे जो है दोस्तों नाइट्रोजन को नाइट्रेट के रूप में उसका प्रयोग करते हैं। नाइट्रेट इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 15 नंबर का प्रश्न है, जीवन रक्षक धातु किसे कहा जाता है? जीवन रक्षक धातु किसे कहा जाता है? यूरेनियम को, रेडियम को, प्लूटोनियम को या फिर पारा को? तो दोस्तों जीवन रक्षक धातु किसे कहा जाता है? रेडियम को कहा जाता है। ऑप्शन 20 का करेक्ट आंसर हो जाएगा। रेडियम को जीवन रक्षक धातु कहा जाता है। याद रखना ये चीज़ें इंपॉर्टेंट है। 16 है, नेशनल पुलिस एकेडमी कहाँ पर है? नेशनल पुलिस एकेडमी कहाँ पर है? भोपाल में है, हैदराबाद में है, चेन्नई में है या फिर हैदराबाद में है? तो नेशनल पुलिस एकेडमी कहाँ पे है दोस्तों? डी ऑप्शन नंबर हैदराबाद। जितने भी यूपीएससी के थ्रू एस्पिरेंट अपने कैडर को जो होता है आईपीएस कैडर को चुनते हैं, उनका जो ट्रेनिंग है दोस्तों कहाँ पे होता है? हैदराबाद में ही होता है, नेशनल पुलिस एकेडमी में। तो करेक्ट आंसर इसका क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। याद रहेगा ये चीज़ें।
अगर वही बात एक चीज़ और कुछ बात करते इससे, कपड़ा उद्योग कहाँ के, कपड़ा उद्योग संस्थान कहाँ पे है? अहमदाबाद में है। भारतीय दलहन शोध संस्थान कानपुर में है। नारियल कहाँ शोध संस्थान? कासरगोड में है। शिमला अगर बात करें, सॉरी शिमला नहीं, आलू अनुसंधान कहाँ पे है? शिमला में है। चावल अनुसंधान कटक में है। गन्ना अनुसंधान कोयम्बटूर में है। तंबाकू अनुसंधान राजमुंदरी में है। चीनी अनुसंधान कानपुर में है। इतनी सारी चीज़ें आप याद कर सकते हो, लिख लेना। आप अगर नोट्स बना रहे हो तो वन लाइनर्स के फॉर्म में भी लिख सकते हो। देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, देश में नहरों द्वारा सबसे अधिक सिंचाई किस राज्य में होती है? देश में नहरों द्वारा सबसे अधिक सिंचाई किस राज्य में होती है? केरल में होती है, गुजरात में होती है, उत्तर प्रदेश में होती है या फिर पश्चिम बंगाल में होती है? तो सही जवाब है दोस्तों इसका ऑप्शन नंबर सी, उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश में दोस्तों नहरों द्वारा सबसे अधिक सिंचाई किया जाता है। उत्तर प्रदेश में नहरों द्वारा सबसे अधिक सिंचाई किया जाता है। ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 18 नंबर का प्रश्न है, शिमला समझौता पर हस्ताक्षर कब हुआ था? शिमला समझौता पर हस्ताक्षर कब हुआ था? 1948, 1968, 1972 या फिर 1986? तो शिमला समझौता पर कब हुआ था? ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर होगा कि नहीं होगा? 1972 में दोस्तों शिमला समझौता हुआ था, तो ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 19 नंबर का प्रश्न है, संसार के सर्वाधिक बोली जाने वाली भाषा कौन सी है? संसार में सर्वाधिक बोली जाने वाली भाषा कौन सी है? हिंदी है, अंग्रेजी है, बांग्ला है या फिर मंदारिन? मंदारिन, हिंदी, ये तीनों आपको इंडियन नेम लग रहा होगा। आपने शायद ये नहीं सुना हो कहीं भी इंडिया के किसी विभाग में, क्योंकि ये इंडिया का है ही नहीं, ये है चाइना का। मंदारिनी जो दोस्तों है, दोस्तों इसका सही आंसर यही है। मंदारिनी विश्व में सबसे अधिक बोली जाने वाली भाषा है। विश्व में सबसे अधिक बोली जाने वाली भाषा कौन सी है? मंदारिनी है। अगर इंडिया में बात करें, इंडिया में तो सभी को पता है हिंदी सबसे ज़्यादा बोली जाती है, लेकिन सवाल ये नहीं बनता है इस बार, इंडिया में ये नहीं पूछेगा आपसे कि इंडिया में सबसे अधिक बोली जाने वाली भाषा कौन सी है? हिंदी। आपसे पूछेगा कि इंडिया में सर्वाधिक बोली जाने वाली भाषा में दूसरे नंबर पर कौन सी भाषा है? कौन सी भाषा है जो इंडिया में सर्वाधिक बोली जाती है और वो दूसरे नंबर पे आता है? इंडिया इसमें हिंदी सर्वाधिक है, सेकंड नंबर पे कौन सा आएगा? बांग्ला आएगा। तो उसका अगर पूछे इंडिया में सर्वाधिक दूसरी बोले जाने वाली भाषा कौन सी है, तो बांग्ला इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसको प्रश्न का आंसर क्या है? मंदारिनी, जो कि चाइना का है। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। 20वां प्रश्न है, विश्व मानसिक स्वास्थ्य दिवस कब मनाया जाता है? विश्व मानसिक स्वास्थ्य दिवस कब मनाया जाता है? 10 जुलाई, 10 अगस्त, 10 अक्टूबर, 10 दिसंबर? करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों इसका ऑप्शन नंबर सी, 10 अक्टूबर। 10 अक्टूबर को विश्व मानसिक स्वास्थ्य दिवस के रूप में मनाया जाता है, तो ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 21वां प्रश्न है, मुगल गार्डन कहाँ स्थित है? मुगल गार्डन कहाँ स्थित है? लाल किला में, राष्ट्रपति भवन में, लोटस टेम्पल, इसमें से कोई नहीं, नन ऑफ दीज। तो सही आंसर है इसका ऑप्शन नंबर बी, राष्ट्रपति भवन में। राष्ट्रपति भवन में दोस्तों मुगल गार्डन स्थित है, तो सही आंसर बी हो जाएगा। 22वां प्रश्न है, होम्योपैथी की खोज किसने की थी? होम्योपैथी की खोज किसने की थी? हैंसन ने, हैनीमैन, वालडेयर या फिर जॉन साल्क? तो सही आंसर है इसका ऑप्शन नंबर बी, हैनीमैन। होम्योपैथी की खोज किसने की थी? हैनीमैन ने की थी। ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों आज के जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे उसको हम डिस्कस किए। उम्मीद करता हूँ आपको क्लास अच्छी लगी होगी, हेल्पफुल लगा होगा। तो अगर हेल्पफुल लगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा, साथ ही बेल आइकन भी प्रेस कर देना। और वीडियो के लास्ट में जो क्वेश्चन फॉर यू दिया था उसका आंसर भी कमेंट कर देना। जिनका भी करेक्ट आंसर होगा मैं उनको हार्ट दे दूंगा, ताकि आप समझ लेना आपका आंसर करेक्ट है या फिर रॉन्ग है। मिलेंगे कल के वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।